Hi students, yesterday we discussed the two colligative properties, that is elevation in boiling point and depression in freezing point. So today we discussed the fourth colligative property, that is osmosis and osmotic pressure. तो आज हम पढ़ेंगे कि osmosis क्या होती है और osmotic pressure क्या होता है. ये भी हमारे पास क्या होती है, colligative property होती है. तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि osmosis और diffusion में डिफरेंस क्या होता है. तो उसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक्वा सोल्यूशन, चीनी का और पानी का. उसको हमने थिस्टल फनल में रखा है और जैसे हम इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास थिस्टल फनल लिया है. थिस्टल फनल के अंदर हमने क्या लिया है, शुगर का सॉल्यूशन लिया है. इसको हमने बीकर में रखा है. बीकर में क्या है, हमारे पास पानी है. और थिस्टल फनल के ऊपर हमारे पास ये जो ब्लैक लेयर आपको दिख रही है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो या तो हमारे पास एनिमल ब्लैडर की बनी होती है या फिर पार्चमेंट पेपर की होती है. मीन्स उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं. फिल्टर पेपर से भी छोटे होल्स होते हैं. वो ऐसे होल्स होते हैं कि उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट, सिर्फ छोटे साइज़ के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं. बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते हैं. तो जब हम उसको इन्वर्ट करके रखते हैं थिस्टल फनल को वाटर के बीकर में, तो क्या होता है, हमारे पास कुछ टाइम बाद हम क्या नोट करते हैं कि वाटर है जो हमारे पास वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव होके किसके अंदर चला जाता है, थिस्टल फनल के अंदर चला जाता है. जिसकी वजह से हमारे पास उसका लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है. तो यहाँ से हम पढ़ेंगे कि थिस्टल फनल को जब हम लोअर करते हैं, बीकर में डालते हैं, तो क्या होगा हमारे पास इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास ऐसी होती है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, जिनका साइज़ क्या होता है, छोटा साइज़ होता है. तो यहाँ से हमें ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या मिली. ऑस्मोसिस हमारे पास वो फिनोमिना है जहाँ जिसमें क्या होता है, हमारे पास सॉल्वेंट फ्लो करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन. प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ को मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे. सो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अब हमें समझ आ गई. अब हम करेंगे डिफरेंस क्या होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में. तो डिफरेंस को जानने के लिए हमारे पास सबसे पहले पॉइंट क्या है, द प्रोसेस. जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही पॉसिबल होता है. बट जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है, डिफ्यूज़न मीन्स फैलना, जैसे गैसेज फैलती हैं उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं. तो डिफ्यूज़न प्रोसेस के लिए हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है. सेकेंड डिफरेंस क्या है हमारे पास, कि ऑस्मोसिस है. ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट, जैसे हमने भी पढ़ा कि सिर्फ छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स ही मूव कर सकते हैं. तो सिर्फ ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते हैं. बट डिफ्यूज़न में हमारे पास क्या आता है, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. थर्ड डिफरेंस क्या है हमारे पास, जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के वो कहाँ से मूव करते हैं, फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. जहाँ पे हमारे पास लो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में, उस कंसंट्रेशन से किस तरह मूव करेंगे, जहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन की क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी. मीन्स जैसे हमने इसके अंदर क्या लिया, शुगर का सॉल्यूशन लिया था. शुगर के सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, हाई कंसंट्रेशन है. दैट मीन्स सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट में ज़्यादा है. बाहर सिर्फ हमारे पास क्या है, वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है. तो कहाँ से गया हमारे पास, मूव करा लो कंसंट्रेशन, बिकॉज सिर्फ पानी है. लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ को क्या करता है, मूव करता है. बट डिफ्यूज़न में क्या होता है हमारे पास, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं. ऐसे हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्यूशंस में ही पॉसिबल होती है. बट जो डिफ्यूज़न है वो गैसेस में भी पॉसिबल होती है और लिक्विड में भी पॉसिबल होती है. लास्ट डिफरेंस है हमारे पास, ऑस्मोसिस को हम रोक सकते हैं या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चला सकते हैं. बट जो डिफ्यूज़न है, जब एक बार गैस फैलने शुरू हो जाती है उसको हम रोक नहीं सकते, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं. तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है. इसको हम SPM शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं. जो हमारे पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इसमें से पास नहीं हो सकते हैं. सो जो नेचर है, कुदरत है, कुदरत ने हमें ऐसे काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड करी हैं, जैसे प्लांट्स में, एनिमल्स में, जो उनको स्पेसिफिक फंक्शन करने में क्या आती है, काम आती है. जैसे पिग्स ब्लैडर होगी, पार्चमेंट पेपर हो गए, वो हमें सब वो क्या है, नेचुरली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है.
ऐसे ही इसके अलावा कुछ सिंथेटिक भी होते हैं हमारे पास, सिंथेटिक जिनको हमने खुद बनाया होता है, मैन मेड होते हैं, उसमें उसकी एग्जांपल आ गई सेलोफेन मेम्ब्रेन आ गई। बट जो जो दोनों है, सेलोफेन मेम्ब्रेन है या फिर हमारे पास नेचर में है जो पार्चमेंट पेपर और पिग्स ब्लैडर है, उनको हम लैब में यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उनकी नेचर क्या होती है, इनपरफेक्ट नेचर होती है, जिसकी वजह से हम लैब में यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। आर्टिफिशियली कैसे प्रिपेयर करेंगे, ऐसी एक सच मेम्ब्रेन है हमारे पास जेलिटिनस मीन्स जेली टाइप के हमारे पास पीपीटीज होते हैं क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड के, उसको हम एज ए क्या यूज़ करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं लैब में, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Cu2FeCN6। ये मेम्ब्रेन है हमारे पास, देखने में हमें कॉन्टिन्यूस शीट की तरह लगेगी या फिर हमें पतली फिल्म की तरह लगती है, बट इसमें छोटा नेटवर्क होता है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, गलियां होती हैं, जिसमें से स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम करेंगे डेमोस्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस को हम कैसे समझेंगे। जैसे इसके लिए हमने 2 अंडे ले लिए, 2 अंडों को हमने क्या कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं, ताकि उसका जो हार्ड शेल है बाहर वाला वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक अंडे को हमने डिस्टिल्ड वाटर के सोल्यूशन में रख देते हैं और दूसरे अंडे को हम सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में रख देते हैं। सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड मीन्स जैसे हमने पढ़े थे सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें हमारे पास सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसमें फर्दर आगे सॉल्यूट डिजॉल्व होना क्या कर देता है, बंद हो जाता है। दैट मीन्स उसमें नमक की अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई है और पानी की अमाउंट क्या है, कम है। तो कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिस अंडे को हमने डिस्टिल्ड वाटर में रखा था उसका साइज बड़ा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, और जिसको हमने नमक वाले सॉल्यूशन में रखा था उसका साइज छोटा हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है वो किस प्रोसेस के बेसिस पे है, ऑस्मोसिस के बेसिस पे है। ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होता है, जो स्किन है हमारे पास एग की वो किसका काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, जिसकी वजह से फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ, प्योर वाटर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, एग में एंटर हो जाता है फ्रॉम सॉल्वेंट टू द एग, ठीक है, जिसकी ऑस्मोसिस के कारण, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसी सेकंड केस में क्या हुआ, हमारे पास वाटर है, वाटर क्या होता है, एग से बाहर आ जाता है, बिकॉज बाहर हमारे पास वाटर की अमाउंट कम है, नमक की अमाउंट ज़्यादा है, हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, अंडे के अंदर से पानी किसकी तरफ आएगा, बाहर नमक के गोल की तरफ आता है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें क्या पता चला है कि ऑस्मोसिस है वो किस में होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, कि जहाँ पे हमारे पास हाई कंसंट्रेशन होगी सॉल्वेंट की उससे किस तरफ को मूव करेगा, जहाँ पे हमारे पास क्या होगी, लो कंसंट्रेशन होगी सॉल्वेंट की। जैसे कि प्योर वाटर में हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि प्योर वाटर में जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो हाई होती है बाहर की तरफ अंडे से, तो क्या होता है हमारे पास बाहर से पानी किसकी तरफ मूव करता है, अंडे के अंदर मूव करता है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बट जब हम उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन में रखते हैं तो अंडे के अंदर पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू जो बाहर हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या करेगा, वाटर है जो हमारे पास अंडे के अंदर से बाहर की तरफ को मूव करता है, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्सेस प्रेशर होता है जिसको हम सॉल्यूशन की साइड पे अप्लाई करते हैं, कि जिस तरफ हमारा पास सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन के ऊपर उस प्रेशर को अप्लाई करेंगे ताकि क्या हो सके, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की जो पासेज हो रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको हम क्या कर सके, रोक सके। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रेशर होता है जिसको हम सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि ऑस्मोसिस है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उस एक्सेस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और इसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, पाई के साथ डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे, उस जैसे वेंटॉफ फैक्टर ने 1887 में एक थॉरो स्टडी करी थी डाइल्यूट और आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर, तो उसने क्या रिजल्ट निकाला था, जो डाइल्यूट और आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करेंगे आइडियल गैसेस की तरह, जब उन पे हम डिफरेंट गैस है जो गैस लॉज अप्लाई करेंगे उनके ऊपर। तो वहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व करा, दैट जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है,
पाई इज इक्वल टू CRT। पाई यहाँ पे हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, C हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, इसको हम मोलैरिटी की टर्म्स में लेते हैं। R मीन्स हमारे पास गैस कांस्टेंट है और T यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। सो उस सॉल्यूशन के लिए किसी गिवन टेम्परेचर पे अगर हमारे पास R जैसे गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है और T भी हमने फिक्स कर दिया है, फिक्स टेम्परेचर ले लिया है, तो वहाँ उस कंडीशंस में क्या होगा, हमारे पास जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन क्या आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। दैट मीन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मोलैरिटी की हमने डेफिनेशन करी है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हमने डिसॉल्व करे हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में, दैट मीन्स वो नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।